चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो पहले फ्रिक्शन थोड़ा समझते हैं कि भाई फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि दो बॉडी है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, और उस पर एक दूसरे कांटेक्ट में है और साथ साथ एक बॉडी अगर मूव करे उसके ऊपर कुछ इस तरीके से, अगर देखिए जैसे मेरा ने अपने एक हाथ का पंजा दूसरे हाथ पे रखा हुआ है, इसको मूव कराएं तो इन दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे होती है तो उस पर अगर एक बॉडी हम लोग मूव कराएं तो उनके सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है, या हम ये बोल सकते हैं कि भाई इनके बीच एक ऐसा फोर्स लगता है जो कि इनके बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, या उसको मूव नहीं करने देता है। ठीक है, जैसे मैं एक सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है कुछ इस तरीके से, एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास कुछ होगा, मान लेते हैं इसका मास कितना है, m है। ठीक, अब हम लोग इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचते हैं। अब ये हमारा स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस होना चाहिए पहले तो भाई। ये कैसा सरफेस होना चाहिए, रफ सरफेस। तो ये हमारा रफ सरफेस अगर है और इस बॉडी को क्या करते हैं, ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर या फोर्स लगा के हम लोग उस डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं। अब ऐसा समझिए, इसको खींच रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा कि इन दोनों सरफेस के बीच में से एक हमारा पास एक सरफेस पहले से है, एक इसके ब्लॉक का सरफेस जो इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, ये क्या होगा कि ये बॉडी जो हमारा है ये आगे की तरफ नहीं जाना चाहेगा, या इनके बीच में ये बोल सकते हैं कि एक फोर्स लगेगा, या फिर एक तरीके से इनके रिलेटिव मोशन के का कोई ना कोई ऐसा चीज़ होता है जो इसके मोशन का अपोज करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इस बॉडी के मोशन का अपोज करता है, कोई ऐसा चीज़ है, उसी को बोला जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर मोशन हो रहा है तो उनके रिलेटिव मोशन का जो भी अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका अपोज करेगा तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसी को बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भाई, कि अगर दो बॉडी के बीच का के रिलेटिव मोशन का जो अपोज करता है, ठीक है, किसी बॉडी का जो भी मोशन का अपोज करे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और इसको हम लोग स्मॉल एफ से यहाँ फिलहाल डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा देखिए बॉडी के मोशन का अपोज करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा किधर होगा, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हमेशा फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये हुआ भाई फ्रिक्शन का, हमने एक छोटा सा बात के ऊपर थोड़ा सा बात किया हुआ है, और थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो फ्रिक्शन को यहाँ पे हम लोग होते तो दो टाइप के हैं बेसिकली, लेकिन हम लोग तीन टाइप में पढ़ते हैं। चलिए फ्रिक्शन को देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये बेसिकली मैं यहाँ तीन तरीके का पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करते हैं हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख रहे हैं, इसका कुछ मास होगा। ठीक है, और इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, तो देखिए इस बॉडी, इस ब्लॉक और इस सरफेस जो हमारे पास एक सरफेस है, इनके भी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, कुछ लग रहा होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि चलिए ये लग रहा है भाई 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है,
ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, तो अब ये बॉडी इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, अब करेगी कि नहीं करेगी, अब ये जो हमारा फोर्स है उस पर डिपेंड, उसके हिसाब से होगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं कुछ कंडीशन लेता हूँ, जैसे F इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे 2 न्यूटन, तो देखिए ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, मैं सपोज करता रहूँगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर देखें तो 2 न्यूटन है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन है। तो आपको पता चल रहा होगा भाई कि ये जो फोर्स है, यहीं पे लिख देते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है जिससे हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं और कितने यहाँ पे 2 न्यूटन का लगाए हैं, बट फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है। तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? तो आप सीधे बोलोगे नहीं मूव करेगी भाई, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन है, ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है। तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स से वो खींच नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई इधर 2 न्यूटन लग रहा है, इधर 4 न्यूटन का लग रहा है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, जिसके मन में ऐसा सवाल हो तो उसके लिए देखिए, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक तरीके का इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, ये बॉडी को मूव कराने का काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये 4 न्यूटन लग रहा है तो ये देखिए दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, ये बॉडी के बॉडी को मूव कराने का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, केवल बॉडी के मोशन का अपोज करता है। ठीक है, तो उसको मूव नहीं कराएगा। तो यहाँ देखिए एक्सटर्नल फोर्स हमने 2 न्यूटन का लगाया है और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, आगे धीरे कुछ और बढ़ाते हैं, चलिए 3 न्यूटन कर लेते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, मतलब अभी बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट में होगा। तो जिस समय बॉडी देखिए मूव नहीं कर रही, चलिए कुछ और लेते हैं, 3.99 न्यूटन ले लेते हैं। अभी भी देखिए जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, मतलब इस कंडीशन में भी बॉडी मूव नहीं करेगी। इस कंडीशन देखिए हर एक केस में बॉडी मूव नहीं की है, तो इस टाइप के केस को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इनके बीच जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किस टाइप का फ्रिक्शन होगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और इस फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स को बोलेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब इस फोर्स की वैल्यू थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 4 न्यूटन कर लेते हैं। क्या अब बॉडी मूव करेगी? अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन है और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। लेकिन हाँ, बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन जिस कंडीशन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम हो जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। अब जैसे ही 4 न्यूटन से हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे, 4.01 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग 4 न्यूटन से फोर्स वैल्यू बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। ठीक है, अब ये बॉडी क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो इनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, क्योंकि बॉडी हमारी मूव करने लगी। और इस टाइप के फोर्स को बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा नहीं कि बॉडी मूव करेगी तब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से सबको समझते हैं। पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही केस में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही मैक्सिमम फ्रिक्शन भी बोलते हैं हम लोग। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देखिए, सपोज करते हैं कि एक बॉडी हमारे पास है, हाँ सरफेस है यहाँ पे कोई हम लोग फोर्स इधर खींच रहे हैं, तो इनके इधर एक फोर्स लगेगा, इसको मैं Fs से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, Fs, इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसका कुछ मास होगा, मान लेते हैं बॉडी का मास कितना है, m है। इसको हम लोग एक FBD बना लेते हैं छोटा सा, इधर इस यहाँ पे मास है, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं F। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, कहीं इधर। इस पर और कोई, अगर हम लोग इसका FBD बनाए तो इस पर और कोई फोर्स देखें तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा भाई, नीचे की तरफ mg। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, n, ऊपर की तरफ। तो देखिए जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, डायरेक्टली फोर्स हम लेते हैं नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, यहाँ से n = अगर मैं लिखना चाहूँ तो n = लिख सकता हूँ mg। ठीक,
अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम साइन हटाएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लेंगे, देन इधर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू एस यहाँ लेते हैं इंटू एन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा म्यू एस की बात कर लेते हैं। तो म्यू एस जो होता है हमारा, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। म्यू एस हमारा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देन यहाँ से म्यू एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एफ एस बाई एन, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट देखिए, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये हमारा नॉर्मल है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स है। मतलब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज़ यूनिट लेस क्वान्टिटी ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये हमने डिस्कस किया है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अच्छा, इसी में अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लेता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी देख लेते हैं यहीं पे, इसी केस में। ठीक है, अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी मूव नहीं करता है, रेस्ट में रहता है। बट अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो उस केस में बॉडी मूव नहीं करता है, रेस्ट में रहता है, मतलब वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लगना है। लेकिन उस केस को हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में ये भी एफ होगा, बट इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, इज इक्वल टू, मतलब इससे ज़रा सा भी अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स वैल्यू बढ़ाएंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी, वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। तो इसी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ये भी म्यू एस इंटू एन के बराबर ही होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं एम जी, देन यहाँ से फॉर्मूला एक और भी चेंज हो जाएगा, बट वो बात की बात है, अभी वो बाद में उसको देखेंगे। फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन कब यूज करना और स्टैटिक फ्रिक्शन कब यूज करना है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वही हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही फाइंड करते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही एक तरीके से क्या बताएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एक और देखिए, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमको ये बता देता है कि भाई अगर बॉडी को मूव करना है तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अगर इससे कम फोर्स हुआ तो बॉडी, या इससे कम या फिर इतना फोर्स हुआ तो बॉडी मूव नहीं करेगी। चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। या काइनेटिक फ्रिक्शन की ही बात करते हैं। चलिए, तो एक फिर से सरफेस लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं जिसका मास m है, यहाँ फोर्स लगाते हैं। अब सपोज करते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मूव करेगी, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। FBD बनाते हैं, इसका मास m, फोर्स यहाँ पे लग रहा है इधर। बट अगर बॉडी मूव कर रही है तभी इसका अपोज करेगा सरफेस, वो किधर होगा, इसको FK से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, FK हमारा ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसका वेट यहाँ नीचे mg लगेगा और यहाँ नॉर्मल फोर्स लगा n। तो यहाँ से बॉडी ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रही, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अच्छा, फिर से अगर हम लोग इस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू के इंटू एन, ठीक है। अब यहाँ म्यू के क्या होगा भाई, म्यू के की बात कर लेते हैं, इसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। यहाँ पे भी ये भी यूनिट लेस होगा, बट ध्यान रहे कि इस केस में बॉडी हमारी मूव करेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में बॉडी मूव करती है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वो मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, तभी बॉडी मूव कर रही है। बॉडी मूव कब करेगी, ध्यान रहेगा आपको, जब
मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फोर्स या मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में बॉडी हमारी मूव करने लगती है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फोर्स के इक्वल रहा या फिर उससे कम रहा तो उस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट में रहेगी, इसलिए उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हम लोग बोलते हैं। ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में रहा। चलिए आगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और इसका कुछ मास होगा, मान लेते हैं मास m है। अब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम अभी सोचते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है Fs। वेट नीचे की तरफ होगा mg, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का मतलब जो फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं वो मैक्सिमम या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। तो देखो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। एक चीज़ देखो, तो नॉर्मल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों फोर्स का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो मैं मान लेता हूँ रिजल्टेंट जो आया वो R आया। ठीक है, रिजल्टेंट कितना आया? R आया, और इसके बीच का कुछ एंगल होगा, वो मान लेते हैं कितना रहा? थीटा। अब समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो नॉर्मल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो भी रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग थीटा की बात करते हैं थोड़ा, तो पहले हमने Fs इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था कि म्यूएस इंटू एन। तो यहाँ से अगर म्यूएस देखें तो म्यूएस क्या होगा भाई? Fs बाई एन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए अगर ये Fs है तो ये भी कितना होगा? Fs होगा। तो एक तरीके से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हुआ? Fs, बेस कितना हुआ? n। तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू, तब लिखें अगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Fs बाई n। मतलब Fs बाई n को क्या बोलेंगे? tan थीटा। तो म्यूएस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? tan थीटा लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, इसको यहाँ पर मिला दिया हुआ है, तो अगर ये Fs है तो ये भी कितना होगा? Fs के बराबर होगा। एक तरीके से अगर ये थीटा हुआ तो देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा और ये हमारा बेस का काम करेगा, मतलब नॉर्मल हमारा बेस का काम करेगा और फ्रिक्शन फोर्स हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं Fs बाई n। देन Fs बाई n को हमने कर दिया tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? tan इनवर्स म्यूएस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यूएस, या फिर म्यूएस की वैल्यू पुट कर देंगे Fs बाई n, तो भी आपको मिल जाएगा जो भी सारी चीज़ें। ये होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
आगे बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं एंगल हमारा फाई रहा, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है। अब देखिए एक चीज़, अभी सब ये इंक्लाइंड सरफेस है, सपोज करते हैं कि भाई कुछ इंक्लाइंड सरफेस इस एंगल थोड़ा कम रहा होगा, तब ये बॉडी इस पर मूव नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम ये एंगल इंक्रीज़ करें या फिर जो प्लेन है हमारा और इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा और एंगल बढ़ाएं अगर हम लोग, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉडी मूव करने लगेगा। ठीक है, अगर उठाते जाएँ इसको हम लोग तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉडी हमारा क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, बट अगर हम लोग धीरे धीरे अगर इस एंगल को बढ़ाते जाएँ तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी मूव करने वाला होगा। ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा, बट अगर उससे थोड़ा सा भी एंगल अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो बॉडी हमारा मूव करने लगेगा। ठीक है, तो उस एंगल को, जिस एंगल पे बॉडी मूव करने वाला होगा, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। मूव करने वाला होगा लेकिन मूव नहीं करेगा। तो एक चीज़ देखिए, अब ये बॉडी क्या करेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा, इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs। ठीक है, इसका एफ बना लेते हैं। इसका एफ हम लोग पढ़े हैं, ये नॉर्मल फोर्स रहा n, इधर इसका वेट नीचे की तरफ आएगा mg। इधर अगर बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये फाई है तो ये फाई होगा, ये कितना आएगा mg cos फाई, और ये इधर कितना आएगा mg sin फाई। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, बॉडी यहाँ मूव नहीं करे रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए लिख सकते हैं mg sin फाई इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, ये इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। और क्या लिख सकते हैं कि mg cos थीटा इज इक्वल टू n। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो ये चलिए पूरा लिख ही देते हैं। तो mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई एन। देन mg से mg कैंसिल हो गया, इधर sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया भाई, सॉरी फाई रहेगा यहाँ पे, मिस्टेक है। तो यहाँ tan फाई आएगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एस बाई एन। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। देन म्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस बाई एन। तो एफ एस बाई एन को क्या लिख सकते हैं, म्यू एस लिख सकते हैं। मतलब tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, म्यू एस। तो फाई इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज का। सेम फॉर्मूला है, दिख रहा होगा आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का। चलिए, अभी तक तो हमने ये बात किया कि बॉडी भाई रेस्ट में थी, तो उस केस के लिए हमने सारा कुछ पढ़ा। अब बॉडी अगर मूव करे तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले एक देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन inclined प्लेन। ठीक है, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन अगर बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए, तो एक इस तरीके से बना लेते हैं सरफेस, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास m है। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ये से क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कैसा होगा, कौन सा होगा भाई, म्यू के होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस हर एक सरफेस का अपना
फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कुछ होता है, तो यहाँ पे हमको काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना दिया है, म्यूके दिया है। इसका मतलब ये बॉडी क्या कर रहा होगा भाई, मूव कर रहा होगा। किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मैंने ए सपोज कर लिया। अब बीडी बनाते हैं थोड़ा सा इसका, तो देखिए बॉडी रहा, इसका मास m है। तो सबसे पहले देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स है, किस पे लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, F के उस डायरेक्शन में। वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे mg। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। और इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो थीटा है तो ये थीटा होगा, तो mg cos थीटा इधर आ गया, और ये इधर आएगा mg sin थीटा। ठीक है, और इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एफ के का बात कर लेता हूँ। तो एफ के इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये लिखेंगे। और एन की अगर मैं बात करूँ तो एन देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के। तो एन इज इक्वल टू लिखेंगे एम जी कॉस थीटा। तो एफ के हो जाएगा हमारा कितना, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया, एक तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। अब आगे देखिए, एक्सेलरेशन हमसे पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी किसी एक्सेलरेशन ए से, तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए एम जी, इक्वेशन बनाते हैं, साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही करेंगे। तो देखिए एम जी साइन थीटा माइनस एफ के हमने फाइंड कर गया है, कितना है भाई, म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए एम की बात करें तो एम से एम पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। अगर बॉडी मूव करे तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा इस केस में। चलिए, आप एक चीज़ सुने होंगे हमेशा कि किसी चीज़ को खींचना आसान होता है बट ढकेलना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, क्यों होता है हम लोग इसकी बात यहाँ करेंगे। तो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। पुल इज ईजियर देन पुश। ठीक है, किसी चीज़ को खींचना आसान है बट ढकेलना क्या होता है, कठिन होता है। इजी, ये भी यहाँ आएगा। ठीक है, पुल इज ईजियर देन पुश। तो किसी चीज़ को पुल करना आसान होता है बट पुश करना मुश्किल होता है। तो इसमें दो केस देखेंगे, एक बार किसी बॉडी को पुल करेंगे, एक बार किसी बॉडी को पुश करते हैं। तो वहाँ से चेक करेंगे कि भाई क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, सेम मास का बॉडी लेते हैं, इसका मास हमारा हो गया m। एक बार क्या करते हैं, इसको हम लोग खींचते हैं, किसी फोर्स P से मान लेते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे रहेगा। एक केस ये होगा, एक केस और बनाते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे एक बॉडी लेते हैं, सेम बॉडी रहेगा, और यहाँ पे इसको ढकेलेंगे इस तरीके से, और सेम फोर्स से P से, और ये हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, तो एक बार देखिए बॉडी खींच रहे हैं, एक बार हम लोग बॉडी को ढकेल रहे हैं। तो इन दोनों केस पे हमको ये देखना है कि भाई किस केस, कौन सा केस ईजी होगा। तो देखिए एक बार इसको खींच रहे हैं तो मतलब बॉडी मूव करेगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी F के। चलिए मान लेते हैं, इसका वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ n। यहाँ P का देखिए कंपोनेंट इधर आएगा P cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा P
साइन थीटा। ठीक है, चलिए जब मूव करने की बात नहीं करते, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो तो एक चीज़ देखिए, ये फ्रिक्शन इसको रोकने का काम करेगा अगर हमारा, तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, म्यू इंटू एन। ठीक है, तो म्यू तो इसका कोफिशिएंट होगा सरफेस का, और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। थोड़ा एन की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स। तो इसको लिख सकते हैं देखिए, एन प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, एम जी माइनस पी साइन थीटा। अच्छा, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं F1 लगा, F1 इसको भी सपोज कर लेते हैं, थोड़ा इजी होगा। तो F1 इज इक्वल टू देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा म्यू इंटू एन, कितना आ गया, एम जी माइनस पी साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ये लगा, मतलब इसको रोकने का काम जो कर रहा है फोर्स, उसी को फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, और ये फोर्स वैल्यू आया म्यू इंटू एम जी माइनस पी साइन थीटा। अब इस केस में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर से देखिए, अब इसको ढकेलेंगे तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स भी इधर ही लगने वाला है, वेट इसका नीचे की तरफ एम जी लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। अब इस फोर्स की बात करते हैं, इधर एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, और एक इधर आएगा पी नीचे की तरफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एफ इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू इंटू एन, एन की बात करें तो एन इज इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन इज इक्वल टू एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और पी साइन थीटा भी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू इंटू एम जी प्लस पी साइन थीटा। इस केस में ये फ्रिक्शन फोर्स है, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स एफ को लेकर के चलेंगे हम लोग। ये इक्वेशन 2 आ गया। तो एक बार देखिए, किसी चीज़ को सेम बॉडी को सेम फोर्स से सेम एंगल पे एक बार खींच रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, एक तरीके से एक बार पुल कर रहे हैं, एक बार पुश कर रहे हैं। तो जब पुल किए तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आया ये आया, और जब पुश किए तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ये आया। और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, बॉडी के मोशन का अपोज करता है, उसके मोशन को रोकने का काम करता है। तो देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पहले केस में, जब किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो ये लगा म्यू इंटू एम जी माइनस पी साइन थीटा, और एक बार जब ढकेल रहे हैं उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, म्यू इंटू एम जी प्लस पी साइन थीटा। तो देखिए जब किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और दोनों कंपेयर करेंगे हम लोग, और जब पुल कर रहे हैं तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स हमारा कम लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस केस में F1 इज लेस देन क्या है, F2। ठीक है, तो ये देखिए क्या करेगा, बॉडी के मोशन का कम अपोज करेगा, ये बॉडी के मोशन का ज़्यादा अपोज करेगा। ठीक है, इस वजह से किसी भी बॉडी को पुल करना इजी होता है, बट पुश करना कठिन होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे और इसका प्रूफ भी आप जानेंगे कैसे, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिए, आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमारा जो म्यू एस है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा म्यू के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा क्या होता है कि देखिए इस केस में अगर हम दोनों केस को कंसीडर करें तो इस केस में बॉडी हमारा मूव नहीं करता है और इस केस में बॉडी मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो जरूर कम होता होगा। ठीक है, तभी तो बॉडी मूव करती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता होगा तभी बॉडी मूव नहीं करती है। तो आप इसको याद रखेंगे हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ही अगर वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में कि भाई म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा है और म्यू के की वैल्यू सही कम है, तो उस केस में आप समझ जाएंगे क्वेश्चन सही है। अगर कभी भी उल्टा हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि म्यू की जो वैल्यू होगी, या वो म्यू एस है या फिर म्यू क्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हो या फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हो, ये हमेशा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात भी आप ध्यान रखें, इसकी वैल्यू हमेशा इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ एक। देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास दिया होगा आपका
इसका कुछ मास दिया है, मान लेते हैं चलिए इसका मास दिया है 2 kg। यहाँ पे कुछ एक फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। और यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू दिया है आपको 0.2 एंड म्यू के आपको दिया है 0.1। ये म्यूएस एंड म्यू के दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है म्यूएस की वैल्यू ज़्यादा है और म्यू के की वैल्यू कम है। और यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। अब तो जो फोर्स अप्लाई ऐसा करते हैं, इसको 1 kg क्वेश्चन में दिया है तो 1 kg रखते हैं। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक बार अलग अलग वैल्यू फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले केस में देखिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 kg का अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 1 kg नहीं 1 न्यूटन का। दूसरे केस में जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो 2 न्यूटन का कर रहे हैं। एंड थर्ड केस में जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स हम लोग 4 न्यूटन का कर लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, नहीं 2.5 न्यूटन। इस केस में 2.5 न्यूटन दिया हुआ है फोर्स। तो हमको बताना है हर केस में कि बॉडी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट केस देखते हैं उठा के हम लोग। एफबीडी बनाते हैं डायरेक्ट। 1 kg का ब्लॉक है, इधर फोर्स पहले केस में लगा रहे हैं 1 न्यूटन का। वेट कितना लगेगा, जी की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये 10 न्यूटन आएगा। नॉर्मल फोर्स ऊपर n आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा कुछ। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी आएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम लोग जो फोर्स निकालेंगे वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। तो एफ मैक्स निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया हूँ कि एफ मैक्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है और इसकी वैल्यू होती है म्यूएस इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, तो म्यूएस की वैल्यू कितना दिया है आपको 0.2 दिया है, इंटू एन कितना है 10 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2 न्यूटन। ये आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होने वाला है भाई, 2 न्यूटन होने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है वो लेस देन है किसे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है बॉडी का भाई, 0 होने वाला है, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं करेगी। दिख रहा है आपको, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो 2 न्यूटन आया और हमारा कितना फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं 1 न्यूटन लगा रहे हैं। तो क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो इस केस में ध्यान रखेंगे, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। कितना, 1 न्यूटन के बराबर हो जाता है। ठीक है, किसके बराबर होगा, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, उस केस में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया और साथ साथ हमको एक्सेलरेशन भी मिल गई। ठीक है, इस केस में सेकेंड केस देखते हैं। इस बार 2 न्यूटन लेंगे, फिर से उसी बॉडी को लेते हैं 1 kg, यहाँ 10 न्यूटन हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स ऊपर n लगा, इधर फोर्स कितना हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 न्यूटन का हो गया। फ्रिक्शन फोर्स इधर F लगा, अभी F ही लेके चलेंगे, हमको नहीं पता है बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी। सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, देखिए म्यूएस इंटू एन के बराबर होगा। तो म्यूएस कितना है भाई, म्यूएस 0.2 है, इंटू एन कितना है, ये नॉर्मल फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, ये कितना हो गया 2 न्यूटन। अच्छा, तो इस केस में भी देखिए जो हमारा, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वाला देखिए केस आ गया। ठीक है, इस केस में हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। तो क्या इस केस में बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। मतलब इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होने वाला है भाई, 0 होने वाला है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, इसलिए 2 न्यूटन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया और एक्सेलरेशन मिल गया इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस। चलिए कुछ चेंज नहीं करते हैं, इसी को रहने देते हैं। थर्ड केस लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो इस बार जो फोर्स लग रहा है वो 2.5 न्यूटन लगने वाला है भाई, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो फिर से हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी हर बार वही रहेगा, तो म्यू एस इंटू एन करेंगे, तो म्यू एस कितना है 0.2 है, इंटू एस एन कितना है 10 है, ये हो गया 2 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स है इस केस में, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेटर देन हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के। इसका मतलब यह है कि अब बॉडी क्या करेगी भाई, मूव करेगी तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है 0.1 है, इंटू एन 10 है, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन। तो म्यू के आ गया। अब ये बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमको मिल गया कितना 1 न्यूटन। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इस डायरेक्शन बॉडी मूव करेगी, तो इस डायरेक्शन को अगर बॉडी मूव करेगी तो नेट फोर्स देखिए कितना होगा, लिखेंगे 2.5 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2.5 माइनस एफ के है 1 इज इक्वल टू एम है 1 इंटू ए, ये कितना आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू ए। तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए इस बार 2 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। अब इस केस में हम वर्टिकल सरफेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे हमें फोर्स लगाया हुआ है 100 न्यूटन का, और मास देख लेते हैं। मास दिया है 5 kg है भाई इसका, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि जो म्यू के है वो 0.3 है एंड म्यू एस जो है वो 0.4 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है सेम मास है, यहाँ पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो 500 न्यूटन है, और म्यू के की वैल्यू वही रहेगा 0.3 एंड म्यू एस भी हमारा वही रहेगा 0.4। तो इस हर केस में बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगा, और साथ साथ हमको एक्सेलरेशन भी बताना है ब्लॉक का कितना होगा, ठीक है। तो फाइंड लिख देना, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। दोनों केस में हमको सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इसका पहले एफबीडी बना देते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए मैं डायरेक्ट एफबीडी बनाऊंगा तो होगा क्या, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये बॉडी क्या करेगा, हम देखो ये एक सपोज कर रहे हैं कि एक सरफेस एक दीवार है, इस एक बॉडी को इस पर इस तरीके से फोर्स लगा टिकाए हुए हैं। आप ऐसा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी क्या करेगा भाई, नीचे आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा देखते हैं। यहाँ पे बॉडी थोड़ा बड़ा बना दिया है, ये 5 kg है, ये अपने वेट के कारण नीचे आएगा। वेट कितना लगेगा 50 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कांटेक्ट में है ये दोनों, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और इधर कितना लग रहा है भाई 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये बॉडी क्या करेगी, नीचे आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अभी हमें को नहीं पता बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, ठीक, इसलिए मैं अभी F लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो देखिए
अब हम लोग पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस कितना है भाई 0.4 इंटू एन कितना है, एन अगर यहाँ देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स देखिए, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, एन की वैल्यू पुट करते हैं 100, ये आ जाएगा 40 न्यूटन, एफ मैक्स आ गया। अब देखिए इसको रोकने का काम, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए भाई 40 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको नीचे ले जाने का फोर्स कितना है 50 न्यूटन। अपने वेट के कारण ये नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये अपने वेट के कारण नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा। और अब ये देखना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक पाएगा या नहीं पाएगा। तो जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो 40 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक हमारा मूव करेगा भाई, ठीक है। ब्लॉक मूव करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। तब हम लोग यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ के देखिए कितना होगा म्यू के इंटू एन। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के कितना है साहब 0.3 इंटू एन कितना है भाई, नॉर्मल फोर्स हमारा 100 है, ये हो गया 30 न्यूटन। अब देखिए ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा 50 माइनस एफ के कितना है, सॉरी एफ के यहाँ रहेगा 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 है, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये नीचे की तरफ आएगा कितने एक्सेलरेशन से भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या करेगा ये नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका भी अब मैं यहाँ बना देता हूँ। फाइव kg, पहले इसका वेट नीचे लगेगा 50 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अभी भी मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स F है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये इसको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। यहाँ है 500 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स n इज इक्वल टू तो डायरेक्ट लिख देंगे 500 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। F मैक्स क्या होगा भाई म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस कितना है 0.4 इंटू एन कितना है 500 इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 200 न्यूटन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आया वो कितना आया भाई 200 न्यूटन आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स कितना आ गया 200 न्यूटन के बराबर आ गया भाई, ठीक है। अब इसका मतलब है कि बॉडी मूव नहीं कर रही वाली है। तो अगर बॉडी मूव नहीं करने वाली है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा साहब 0 होगा। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है 50 न्यूटन लग रहा है, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी होगा वो 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है।